नमस्कार मेरे मित्रों, मैं धीरज सिंह आप सभी का सिंह एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। दोस्तों, आजकल मेरे YouTube पर बहुत से कमेंट आ रहे हैं। बहुत से छात्र सवाल पूछ रहे हैं कि सर मुझे यह बताइए कि क्या अपने दादाजी की पैतृक संपत्ति में पोते का कोई हक होता है या नहीं, और अगर यदि दादाजी के द्वारा वसीयत तैयार की गई है और उसमें अपने सारे पुत्रों को बराबर का हिस्सा नहीं मिला है, तो क्या उस वसीयत को उनका कोई भी पुत्र या पोता खारिज करवा सकता है या नहीं। आइए इसी के साथ हम आपको बताते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया। दोस्तों, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत दादाजी की पैतृक संपत्ति या फिर स्व अर्जित संपत्ति में पोते का भी अधिकार होता है। पोते का अधिकार तब होगा जब दादा के बेटे की मृत्यु हो जाती है। अगर दादा के बेटे की मृत्यु नहीं होती है तो सबसे पहले उनके बेटे का हक होगा। अगर दादाजी अपने पैतृक संपत्ति का वसीयत बनाते समय अपने सारे पुत्रों को बराबर का हिस्सा नहीं देते हैं और वसीयत बनाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके सारे पुत्रों में से कोई एक पुत्र उनकी वसीयत को खारिज करवा सकता है। उसके लिए उनके पुत्र को नियम का पालन करना होगा जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कौन कौन से नियम लागू होते हैं वसीयत को खारिज करने के लिए। दोस्तों, वसीयत दो प्रकार की होती है, एक अनरजिस्टर्ड नोटरी और दूसरी रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड के अंदर नोटरी वसीयत होती है और रजिस्टर्ड वसीयत वह है जिसे कोर्ट के द्वारा रजिस्टर्ड की जाती है। आइए समझते हैं कि अनरजिस्टर्ड नोटरी वसीयत और रजिस्टर्ड वसीयत क्या होती है। अनरजिस्टर्ड नोटरी वसीयत वह होती है जिसमें घर के लोगों को और समुदाय को लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। इस वसीयत को गुपचुप तरीके से बनाया जाता है और अनरजिस्टर्ड नोटरी एक स्टाम्प पेपर पर बनाया जाता है और इसमें दो गवाहों को भी शामिल किया जाता है। नोटरी वसीयत को इसलिए आसानी से खारिज किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के दौर में पैतृक संपत्ति को लेकर बहुत से मतभेद और भाई भाई में आजकल बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। अनरजिस्टर्ड नोटरी वसीयत को खारिज करवाने का यही तरीका है कि यह जो वसीयत बनाई गई है किसी के सामने नहीं बनी है। हो सकता है कि कोई अपने फायदे के लिए इस वसीयत को अपने नाम से बनवा लिया है या फिर वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति देखी जाती है कि वह किन हालातों में वसीयत बनाया है। रजिस्टर्ड वसीयत वह वसीयत होती है जिसे रजिस्ट्रार के सामने बनाया जाता है। वहां पर घर के सदस्य और समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं और दो गवाह भी मौजूद होते हैं। लेकिन हम रजिस्टर्ड वसीयत को भी खारिज कर सकते हैं अगर घर के किसी भी सदस्य को आपत्ति है तो, क्योंकि रजिस्टर्ड वसीयत जरूरी नहीं है कि वह सही हो। क्या पता वह वसीयत किसी के दबाव में आकर बनाई गई हो। रजिस्टर्ड वसीयत को हम किन किन हालातों में खारिज नहीं करवा सकते हैं। जब रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 272 के अंतर्गत प्रोवेट जारी करता है। प्रोवेट एक सर्टिफिकेट होता है जो वसीयतनामा को खारिज होने से बचाता है। अगर भविष्य में कोई वसीयतनामा को चुनौती देता है तो उस वसीयत को अपने प्रोवेट सर्टिफिकेट द्वारा बचाते हैं। अगर वह सर्टिफिकेट कानूनी तौर पर बना है तो वसीयत खारिज होने से बच सकता है। अगर दादाजी अपनी पैतृक संपत्ति में अपने किसी भी एक बेटे को अगर कोई हिस्सा नहीं देते हैं तो उनका बेटा अपना हक पा सकता है। अगर उनका बेटा आवाज नहीं उठाता है तो दादाजी की पैतृक संपत्ति में उनका पोता तभी हक पा सकता है जब पिता की मृत्यु हो जाती है।
पोता अपने हक के लिए भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत आवाज उठाता है। अपने दादा की पैतृक संपत्ति में वही लोग आते हैं जो धारा 8 की सूची में दिया हुआ है। भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अंतर्गत दादाजी की पैतृक संपत्ति में पोते का सीधा अधिकार नहीं होता है। अगर पोते को अपना हक चाहिए तो वह अपने पिता की ओर से भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अंतर्गत विभाजन सूट दर्ज करवा सकता है। अगर पिता को अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला है तो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। अब हम ऐसे ही कुछ आकर्षित वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो।